आज हम करने वाले हैं प्रकाश की एक घटना व्यतिकरण के बारे में। तो ये व्यतिकरण क्या चीज़ होती है इसके बारे में हम देखेंगे। व्यतिकरण क्या है? प्रकाश किरणें जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें जब एक ही माध्यम में एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपित होती है, डायरेक्शन समान हो, इनके आयाम, आवर्ती, तरंगदैर्ध्य ये समान होने चाहिए और ये एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपित होती है। अध्यारोपित होती है का मतलब ये आपस में मिल जाती है तो हमें एक नई परिणामी तरंग प्राप्त होती है। इस परिणामी तरंग की तीव्रता कहीं पर अधिकतम और तीव्रता कहीं पर न्यूनतम होती है। शर्त यह है कि इनके आयाम, आवर्ती, तरंगदैर्ध्य आदि एक समान होने चाहिए। दूसरी बात है कि ये डायरेक्शन इनकी जो होती है, दो तरंगें हैं तो दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम होनी चाहिए। इसके बीच में जो शब्द आ रहे हैं उनके बारे में भी हम पूरे ध्यान से पढ़ेंगे और अभी हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो व्यतिकरण क्या चीज़ है? जब दो या दो से अधिक तरंगें जिनके आयाम का मतलब क्या होता है? ये हमारे पास कोई तरंग है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लैम्बडा कहलाती है। एक सुरंग और एक गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है? लैम्बडा कहलाती है। ये जो भाग उभरा हुआ है उसे को हम सुरंग कहते हैं और ये जो दबा हुआ भाग है उसको हम गर्त कहते हैं। ये पूरा भाग जो दिखाई दे रहा है वो गर्त है और ये पूरा भाग जो ऊपर की साइड दिखाई दे रहा है वो सुरंग है। यहाँ से यहाँ तक मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो दूरी होती है, एक सुरंग और एक गर्त के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? तरंगदैर्ध्य लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। एक सेकंड में ये वाले चक्कर कितनी बार बनते हैं? ये जो बोर्ड पे अभी बना हुआ है वो एक साइकिल है, एक चक्कर है। तो ऐसे चक्कर एक सेकंड में कितनी बार बनते हैं वो उसका आवर्ती कहलाती है और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा समय जो है वो आवर्तकाल कहलाता है। तो आवर्तकाल क्या है और आवर्ती क्या है? इसको हम n से या फिर न्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो आवर्तकाल क्या है? एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, ये इनकी परिभाषाएं हैं। एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, समय है तो इसका मात्रक सेकंड होगा। ये आवर्ती है। आवर्ती का मतलब एक सेकंड में टोटल चक्रों की संख्या, टोटल कंपनों की संख्या या टोटल जो भी कार्य हो रहा है वो एक सेकंड में कितनी बार हो रहा है। यहाँ पे हम चक्कर बोलेंगे तो ये हो गया। लैम्बडा क्या चीज़ है? एक सुरंग और एक गर्त के बीच की दूरी तरंगदैर्ध्य कहलाती है। या फिर इसको और आगे बढ़ाएं तो और सुरंग बनेगा, फिर और गर्त बनेगा। दो निकटवर्ती सुरंगों के बीच की दूरी ये लैम्बडा कहलाएगी, दो निकटवर्ती गर्तों के बीच की दूरी भी लैम्बडा कहलाएगी। तो इस टाइप से ये हो गया। अभी यही चीज़ें यहाँ लिखते हैं। आयाम, अच्छा आयाम रह गया। आयाम क्या चीज़ है कि इसकी जो सुरंग है उसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है? सेंटर में ही होगी और ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है उसको हम आयाम ए से प्रदर्शित करते हैं। ए को क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। ये जो स्थिति लाइन चल रही है ये माध्य स्थिति है। यहाँ से अधिकतम दूरी को हम कण का आयाम कहते हैं। तो आयाम यानी कि कण की माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन। आवर्ती, आवर्ती का मतलब एक सेकंड में टोटल चक्रों की संख्या या कंपनों की संख्या। आयाम, आवर्ती, तरंगदैर्ध्य आदि समान प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम लिख देते हैं लगभग समान। हो एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपित होते हैं। अध्यारोपित होते हैं। अध्यारोपित का मतलब ये तरंगें आपस में मिल जाती है और एक नई परिणामी तरंग का निर्माण करती है। अध्यारोपित होते हैं तो एक परिणामी तरंग का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं?
इस परिणामी तरंग की तीव्रता, इस परिणामी तरंग की तीव्रता, इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे हम। वही व्यतिकरण क्या होता है, तीव्रता कहीं अधिकतम तथा कहीं न्यूनतम होती है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है, व्यतिकरण कहलाती है। परिभाषा एक दो बार अगर हम बड़े ध्यान से पढ़ते हैं तो सारा कुछ याद रह जाएगा। इनकी शर्तों को ध्यान रखें। आयाम, आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य लगभग समान होने चाहिए, या तो समान हो, समान नहीं हो तो लगभग समान हो। दिशा सेम रहनी चाहिए। परिणामी तरंग बनेगी, उसका आयाम आयाम तीव्रता जो भी है कहीं पर अधिकतम और कहीं पर न्यूनतम प्राप्त होती है। अब यही चीज़ें हम डायग्राम के माध्यम से देखेंगे भाई किस प्रकार से ये चीज़ें हैं, किस प्रकार से ये चीज़ें होती है, हम इनको डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। तरंग है वो सुरंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती है। तरंग जो है वो सुरंग और गर्त के, ये व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कैसे, एक होता है संपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव। यहाँ पर परिणामी तरंग की तीव्रता और आयाम कई गुना बढ़ जाते हैं, और हम इसको डायग्राम बना के देखते हैं किस तरीके से। ये हमारे पास एक तरंग है। अध्यारोपण के लिए कम से कम हम दो तरंगों के बारे में कल्पना करते हैं। ये हमारे पास एक तरंग है, इसका विस्थापन y1 = a1 sin ω1 हो सकता है, y1 = a1 sin ω1 हो सकता है, y2 = a2 sin ω2 t, ये हो सकता है। आयाम बराबर होने चाहिए, बराबर नहीं हो तो लगभग बराबर लिखा है। y विस्थापन है। हम क्या करते हैं कि इनमें कलांतर या तो शून्य रहे या फिर नियत रहे, ऐसी कंडीशन होती है। हम शून्य कलांतर ले लेते हैं। कलांतर या कला संबद्ध तरंगों के बारे में भी हम देखेंगे। यहाँ पे सुरंग से मिलता है। ये जो डॉट डॉट वाली दूसरी तरंग है उसका आयाम a2 है, उसका आयाम a2 है। तो इस प्रकार ही हो गया, यहाँ y2 और यहाँ y1 और ये y2, ठीक है। टोटल विस्थापन कितना हो गया, परिणामी विस्थापन दोनों का जोड़ के y1 + y2, ये परिणामी तरंग हो गई। क्या देखा हमने, ये पहली तरंग है डॉट डॉट वाली, दूसरी तरंग है, और ये जो हम तीसरा ले रहे हैं ये क्या चीज़ है, ये तीसरी तरंग जो ले रहे हैं ये वाली है, और ये इस टाइप से। इसका जो विस्थापन होगा वो y = y1 + y2 होगा, दोनों के आयाम के बराबर, दोनों एक दिशा में जुड़ रही है। इसका ये जो विस्थापन होगा वो y = y1 + y2, ये अधिकतम आयाम है, इसलिए हम यहाँ पे a1 + a2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम सेंटर की लाइन को प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे a1 + a2 लिख देते हैं। ये पहली वाली तरंग का आयाम है a1, इसका है a2 और इसका है a1 + a2। और इसको थोड़ा दूसरी पहली तरंग और परिणामी तरंग सेम नहीं दिखे, इसलिए थोड़ा सा अलग बताने के लिए कुछ डिजाइन इसके ऊपर कर देते हैं। तो ये जो प्रदर्शित करने का तरीका हमने लिया काम में, ये इस टाइप से लिया है। ये है परिणामी तरंग। परिणामी तरंग का आयाम कहीं पर अधिकतम हो रहा है और कहीं पर न्यूनतम हो रहा है। जहाँ पे आयाम अधिकतम होगा वहाँ पे
प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी, जहाँ पे आयाम कम होगा वहाँ पे प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होगी। तो ये संपोषी व्यतिकरण है। हम क्या कहेंगे संपोषी व्यतिकरण के लिए? हम कहेंगे कि यदि तरंगें समान कला में मिलती है, यदि तरंगें समान कला में मिलती है, समान कला का मतलब स्रंग से स्रंग मिलेगा, गर्त से गर्त मिलेगा, या हम ये कह सकते हैं कलांतर शून्य हो। कलांतर शून्य हो सकता है, 2 पाई हो सकता है। तो डेफिनेशन लिखते हैं, परिभाषा इसकी, यदि अध्यारोपित होने वाली तरंगें, अध्यारोपित होने वाली तरंगें तरंगों के मध्य कलांतर शून्य हो तो, कलांतर देखेंगे हम, शून्य हो तो व्यतिकरण संपोषी व्यतिकरण होता है। तो अभी तक हमने क्या किया है, व्यतिकरण की परिभाषा की है। परिभाषा में क्या आएगा कि 2 या 2 से अधिक तरंगें जिनकी आवर्ती आयाम तरंग दैर्ध्य अगर एक समान हो, ये एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपित होती है, तो परिणामी तरंग का निर्माण होता है। जो ये परिणामी तरंग ये रही, इनकी तीव्रता कहीं पर अधिकतम और कहीं पर न्यूनतम होती है। मतलब प्रकाश कहीं पे बहुत ज़्यादा होगा और कहीं पे बिल्कुल नहीं होगा, अंधेरा हो जाएगा। तो ऐसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। व्यतिकरण 2 प्रकार का, संपोषी और विनाशी। इनका गणितीय विश्लेषण भी करेंगे, तब और ज़्यादा डिटेल से समझ में आएगा। यदि अध्यारोपित होने वाली तरंगों के मध्य कलांतर शून्य हो, यानी कि फाई की वैल्यू कितनी हो, फाई बराबर 0 डिग्री हो। ये पहली तरंग है, जहाँ से स्टार्ट हो रही है, दूसरी तरंग भी वहीं से स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए कलांतर का मान 0 है। और जब हम कलांतर और पथांतर समझेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी हम दूसरा करते हैं, विनाशी व्यतिकरण किसे कहते हैं। ये जो व्यतिकरण लिखा हुआ है, व्यतिकरण की जो परिभाषा लिखी हुई है, उसको हम मिटा रहे हैं। व्यतिकरण की परिभाषा को मिटा दिया और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण में क्या होगा कि कलांतर पाई का रहेगा। पाई का मतलब 180 डिग्री। कलांतर अगर पाई का रहेगा तो ये तरंगे आपस में जैसा प्रभाव अभी दिखाया उसका जस्ट उल्टा प्रभाव दिखाएगी। करते हैं। तो सेकंड नंबर हम लेते हैं विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण सेम है, बस यहाँ पे कलांतर शून्य की जगह क्या रहेगा, पाई रहेगा। पाई का मतलब 180 डिग्री। देखते हैं कि ये हमारे पास पहली तरंग है, ये वाली, ये जो हमने गहरी बनाई, ये पहली तरंग है। प्रयास ये करना है कि सुरंग और गर्त एक जैसे दिखाई दे, एक जैसे बने, उनकी हाइट भी सेम हो। ये हल्का सा छोटा हो गया। यहाँ पे दूसरा जो तरंग होगी, ये डॉट डॉट वाली, ये इसके जस्ट उल्टी चालू होगी। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट होगी। अब यहाँ हमें समझ में आएगा कलांतर पाई का मतलब क्या है। यहाँ पे हम ये प्रयास करते हैं कि ये बराबर रहे। ये तरंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है और अगर हम इस टाइप से लेते हैं तो ये 0 डिग्री कौन होता है, ये 2 पाई कौन होता है, ये पाई होता है और इस जगह पाई बाई 2 होता है और इस जगह 3 पाई बाई 2 होता है। अगर हम देखें तो 0, 90, 180, 270 और 360। 2 पाई की वैल्यू 360, पाई की वैल्यू 180 और पाई बाई 2 90 डिग्री और 3 पाई बाई 2 270। ये कोण के हिसाब से इसको व्यवस्थित किया। तरंग दैर्ध्य के हिसाब से देखें तो यहाँ 0 और यहाँ पे लैम्डा, तो यहाँ पे सेंटर में हो जाएगा लैम्डा बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा बाई 4 और इस जगह हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 4।
तो हम इस तरंग को इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये तो 0 से स्टार्ट हो रही है, और जब इसका 180 एक श्रृंग पूरा हो जाता है, ये एक श्रृंग पूरा हो जाता है तो ये पाई बनता है। तो यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, यानी कि पाई से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब ये जो डिफरेंस है वो कितना है, पाई का है। कलांतर फाई की वैल्यू कितनी है, फाई इज इक्वल टू पाई। अब ऐसे में क्या हुआ कि जिधर की साइड श्रृंग है उसका जस्ट उल्टे की साइड दूसरी का गर्त आ जाता है, और जिधर की साइड पहली का श्रृंग है दूसरी साइड उसका गर्त आ जाता है। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पे y1 नीचे की ओर होता है तो y2 ऊपर की ओर होता है, और दोनों बराबर होने की वजह से हमने बोला आयाम बराबर हो, तो हम अभी यही मान के चल रहे हैं 100% बराबर हो। तो ऐसे में परिणामी तरंग कहाँ बनेगी, ये बनेगी। तो परिणामी तरंग को ऐसे लाइन खींच के गोले गोले बनाए हमने, डिजाइन बनाई है, तो ये परिणामी तरंग है। तो परिणामी तरंग का आयाम कितना हो गया, न्यूनतम हो गया। तो जहाँ जहाँ विनाशी व्यतिकरण होता है वहाँ परिणामी तरंग का आयाम कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, आवृत्ति उसकी 0 हो जाती है। तो यही बात अगर संपोषी व्यतिकरण में देखें तो कलांतर कितना था, 0 था। ये इंपॉर्टेंट बातें लिखनी चाहिए एग्जाम में। तो ये 0 है, और यहाँ कलांतर कितना है, पाई है। बस ये विशेष बात है। यदि अध्यारोपित होने वाली तरंगों के मध्य कलांतर कितना हो, पाई हो, तो व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। विनाशी का मतलब जो आयाम तीव्रता प्रकाश पहले प्राप्त हो रहा था उतना भी नहीं होगा। तो सेम परिभाषा लिखते हैं, यदि अध्यारोपित होने वाली तरंगों के मध्य कलांतर शून्य हो, कितना हो, पाई हो, फाई बराबर पाई हो, तो व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। हम यहाँ पे ये मान चुके हैं कि ये तरंगे जो है वो कला संबद्ध है। कला संबद्ध का मतलब कि इसके लिए 2 पाई जितना कोण होता है सेम दूसरी के लिए ही उतना ही होता है। या हम दूसरी परिभाषा काम में ले सकते हैं कि अगर कलांतर या तो शून्य रहे और शून्य नहीं रहे तो लगातार नियत रहे, कलांतर शून्य रहे या फिर कलांतर नियत रहे। तो ये व्यतिकरण के 2 प्रकार हैं, एक है संपोषी और एक है विनाशी। संपोषी में परिणामी तरंग का आयाम और तीव्रता बढ़ जाते हैं, और दूसरे के अंदर विनाशी व्यतिकरण के अंदर परिणामी तीव्रता और आयाम कम हो जाते हैं। हम चाहे तो इस डायग्राम को ऐसे पीछे बढ़ा के ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही बात है। अभी जो हमने बनाया हुआ है वो अध्यारोपण क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक दोनों तरंगें मिल रही, इससे पहले अध्यारोपण क्षेत्र नहीं है। अध्यारोपण क्षेत्र वो होता है जिसमें दूसरी तरंगें आकर मिलती है। अभी हम करते हैं कला संबद्ध स्रोत के बारे में। कला संबद्ध स्रोत क्या होता है, विनाशी संपोषी व्यतिकरण, कला संबद्ध स्रोत वो होते हैं जिनके मध्य कलांतर या तो शून्य रहे और शून्य नहीं हो तो नियत रहे। कलांतर का मान बदलना नहीं चाहिए समय के साथ। 2 ऐसे स्रोत जिनके मध्य कलांतर का मान समय के साथ नहीं बदलता है वो क्या कहलाएंगे, कला संबद्ध स्रोत कहलाएंगे। इंपॉर्टेंट परिभाषा, कला संबद्ध स्रोत। कला संबद्ध स्रोत ये क्या चीज़ है, तो इसके अंदर हम थोड़ा समझने के लिए पहले परिभाषा लिख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक ऐसी तरंगें जिनके मध्य
कलांतर या तो शून्य हो अथवा या नियत रहे। कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। अगर तरंगे हैं तो कला संबद्ध तरंगे कहलाएगी, अगर प्रकाश स्रोत है तो प्रकाश स्रोत कहलाएंगे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक ऐसे स्रोत जिनके मध्य कलांतर या तो शून्य रहे या फिर नियत रहे। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ये हमारे पास एक तरंग है। अब कलांतर जीरो होने का क्या मतलब कि ये स्टार्ट हो रही यहाँ से तो दूसरी भी इसी प्रकार चले, तो ये दोनों क्या हो गए, कला संबद्ध स्रोत हो गए। इसके लिए 0 से 2 पाई की वैल्यू और दूसरी तरंग के लिए भी 0 से 2 पाई की वैल्यू बिल्कुल बराबर है। कलांतर समय के साथ बदलना नहीं चाहिए। हम ये कर सकते हैं, ये तो पहली तरंग के लिए तो 2 पाई इतना हुआ, दूसरी तरंग के लिए 2 पाई इतना हुआ। तो हमें साफ पता चलता है कि अगर ये तरंगे अगर एक सर्कल पे ये पार्टिकल है ए और बी, अगर हम इसको ए लेते हैं और इसको बी लेते हैं तो हमें पता चलेगा कि बी का 2 पाई यानी कि 360 डिग्री का चक्कर जल्दी से पूरा हो जाता है, मतलब तेज़ चल रहा है, और ए पार्टिकल जो है वो धीमी गति से चल रहा है। इसकी गति धीमी है ए की और इसकी गति तेज़ है बी की। बी की गति तेज़ है, ए की गति धीमी है। तो ये कला संबद्ध नहीं है, क्योंकि समय के साथ इनकी कला क्या हो रही है, लगातार बदल रही है। समय के साथ लगातार इनकी कला बदल रही है। यहाँ पे ध्यान दें, कलांतर शून्य है क्योंकि दोनों एक ही स्थान पर है, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर कुछ न कुछ फेज डिफरेंस आ गया है। वैसे ही यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोण देखें तो वो ज़्यादा होगा। तो इस टाइप से ये कला संबद्ध स्रोत नहीं है। कला संबद्ध स्रोत दो तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं, एक तो कलांतर शून्य हो, दूसरा कलांतर समय के साथ बदले नहीं, नियत रहे। तो शून्य के लिए पहले डायग्राम हम बना चुके हैं, अभी हम बना रहे हैं। शून्य बोलेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहीं से, और यहीं पे वापस ख़त्म होगा। अभी हम शून्य के लिए नहीं बना रहे हैं, अभी हम कुछ और, ये है π/2, ये है पाई, ये है 3π/2 और ये है 2 पाई। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास अगर हम मान लें कलांतर π/2 लेते हैं तो दूसरी तरंग यहाँ से स्टार्ट होगी π/2 से। अगर हम यहाँ पे 70 डिग्री लेते हैं, π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, 70 डिग्री से लेते हैं तो ये थोड़ा सा पहले आएगा। 45 डिग्री से लेते हैं तो 0 और π/2 के बीच में से स्टार्ट होगा। तो लेकिन यहाँ पे भी बीच में जाएगा, यहाँ पे और आगे जाएगा। तो हम इस टाइप का डायग्राम बना देते हैं। तो ये क्या रहा, ये अब ये फेज डिफरेंस कितना है, 45 यानी कि π/4। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी π/4 है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी π/4 है। तो इस तरह से सब जगह अगर कलांतर नियत रहे तो ऐसे स्रोत क्या कहलाते हैं, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। हमें यहाँ पे एक शब्द और जोड़ देना चाहिए, समय के साथ, शून्य हो या समय के साथ नियत रहे। समय के साथ नियत रहे तो कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। तो आज हमने किया व्यतिकरण, और व्यतिकरण के दो प्रकार, संपूर्शी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण, और डिटेल में इनको आगे पढ़ेंगे। इनका आयाम का फॉर्मूला क्या होता है, तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, और गणितीय विश्लेषण में। और हमने आज किया है कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं। अगर कला असंबद्ध स्रोत पूछे तो हम कहेंगे कि दो या दो से अधिक ऐसे स्रोत जिनके मध्य कलांतर समय के साथ नियत नहीं रहता है, वो कला असंबद्ध स्रोत कहलाते हैं। ऐसे स्रोत व्यतिकरण की घटना के लिए सही नहीं है, व्यतिकरण की घटना ऐसे में सही नहीं होती है।